यह बड़ा सत्य है कि भौतिक वस्तुएं अंततः कबाड़ ही बन जाती हैं, लेकिन क्या संवेदनाएं भी? जी हाँ, प्रश्न विचारणीय है। आज कहानीमाला में मैं आपके लिए लेकर आया हूं प्रवासी साहित्यकार दिव्या माथुर की एक महत्वपूर्ण कहानी, कबाड़। दिव्या माथुर वातायन यूके की संस्थापक हैं, रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्ट्स की फेलो हैं, आशा फाउंडेशन की संस्थापक सदस्य रही हैं, कथा यूके की अध्यक्ष रह चुकी हैं और आप अनेक प्रकार के सम्मान और पुरस्कारों से सम्मानित हैं। दिव्या माथुर एक सजग चिंतक हैं, साहित्यकार हैं। विगत दिनों उत्तराखंड के हरिद्वार में आपसे 2 दिन एक कार्यक्रम में मिलने और साथ रहने का अवसर हुआ। उनकी संवेदनाएं बहुत गहरी हैं। आइए आज उनकी एक ऐसी ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील कहानी पढ़ते हैं, कबाड़। गद्दे क्या सस्ते आते हैं रक्षित? मैं मर जाऊंगी तो तुम्हें नया गद्दा फेंकना बड़ा बुरा लगेगा। कैंसर से ग्रसित इंदिरा की यह बात बहू रीटा को तो ठीक ही लगी थी, किंतु बेटा रक्षित भाव विहल हो उठा। उसे याद आए वे दिन जब बचपन में माँ उसे सूखे में सुलाकर खुद पैताने या सिरहाने मुड़ तुड़ कर सो जाती थी, पर बिस्तर में पेशाब निकल जाने के लिए बेटे को कभी डांटती नहीं थी। करीब करीब 20 साल पहले खरीदा गया गद्दा इंदिरा के राज दुलारे पोता पोती पीयूष और पिया के उछलने कूदने की वजह से तार तार हो चुका था। इस उम्र में भी वह आड़ी तिरछी सोकर ही अपना काम चला रही थी। किसी भी चीज को फेंकना उनके बस में नहीं था। पूरा घर अनाप शनाप वस्तुओं से भरा था। होली दिवाली पर भी जब वह सफाई करती या करवाती तो 3 ढेर लगाकर बैठ जाती। एक अच्छा वाला जिसे फेंकने की वह सोच ही नहीं सकती थी, दूसरा जो न फेंकने लायक था और न रखने लायक, जिसे वह रिश्तेदारों को देकर अनुग्रहित कर सकती थी, और तीसरा वह जिसे बेमन से ही सही पर फेंक सकती थी। अंत में वही ढाक के 3 पात, एक एक करके सारा का सारा सामान वापस अपनी जगह पर पहुंच जाता। बेटा बहू माथा पीट कर रह जाते। रीटा तो यही शुक्र मनाती रहती कि रक्षित से अपने विवाह बाद जब इंदिरा 1 महीने के लिए जैसे ही बड़ौदा गई हुई थी, उसने बैठक की काया पलट दी थी। रक्षित की सुनती तो वह सारा कबाड़ आज भी बैठक में सजा होता। घर को नाई की दुकान बना रखा है, एक चैरिटी शॉप क्यों नहीं खोल लेते? रक्षित के मना करने के बावजूद रीटा ने पुराने तेल चित्रों को उतार कर दीवारों पर सस्ते और भड़कीले कैनवास पर चिपके हुए रंग बिरंगे चित्र लगा दिए। शीशे की अलमारियों से पुराना सामान, जिसे वह ज्यादातर कबाड़ के नाम से पुकारती थी, बक्सों में भरकर उसने इंदिरा के शयन कक्ष की अलमारियों में भर दिया। उनकी जगह सजा दिए गए दहेज में आए नकली चमकते हुए नकली धातु और शीशे के बर्तन, जिन्हें लोगों ने आर्गोश और एच सैमुअल्स जैसे सस्ते स्टोर्स से खरीदा था। यदि रक्षित न टोकता तो रीटा पुराने सामान को कूड़ेदान में फेंकवा कर ही दम लेती। इंदिरा वापस आई तो उसे लगा जैसे वह किसी और के घर में आ गई हो। बेटा आंखें चुरा रहा था। वह दिल पर पत्थर रखे चुप रही। पति की युद्ध में अचानक मृत्यु हो जाने के बाद इंदिरा एक दूसरी विधवा सिवोन के साथ कार बूट व सेल्स में जाने लगी। दोनों को घूम घूम कर छोटी बड़ी चीजें इकट्ठा करने का चस्का लग गया था। तस्वीरें, मूर्तियां, सिक्के, स्टैम्प्स, केतलियां, मार्क्स और पीतल के बर्तन, तस्तरियां और ऐसी चीजें जिनके इस्तेमाल के बारे में भी वे कुछ नहीं जानती थी। यह आदत शिवोन की मृत्यु के बाद ही छूटी। वह अपना बहुत सा सामान इंदिरा के नाम कर गई थी। उसके बेटा बेटी थे
पर उन्होंने कभी सिमोन से फोन पर भी उसका हाल चाल नहीं पूछा था। माँ की तरह ही रक्षित सिमोन का भी आदर करता था। होली, दिवाली और क्रिसमस सिमोन सदा उनके साथ ही मनाती थी। इंदिरा जिसे माई ट्रेजर कहा करती थी, सिमोन की मौत के बाद धूल भरे गत्ते के डब्बों में बंद न जाने कब से सूरज की रोशनी देखने को भी तरस गया था। घर में 3 शयन कक्ष थे। मास्टर बेडरूम में रक्षित और रीटा, दरमियाने कमरे में इंदिरा और उसका कबाड़, और छोटे कमरे में पीयूष और पिया एक साथ सोते थे। रीटा को वैसे तो बहुत से गिले शिकवे थे, किंतु उसकी 2 मुख्य शिकायतें थी। एक तो यह है कि पीयूष और पिया एक कमरे में सोने को मजबूर थे, और दूसरी यह है कि इंदिरा के कमरे का कबाड़ फेंक क्यों नहीं दिया जाता। रक्षित, इस देश के रूल्स के मुताबिक एक 10 साल के बच्चे को सेपरेट रूम में सोना चाहिए। पीयूष को पिया के साथ सुलाना अनएथिकल है, गैर कानूनी है। बड़ा घर लेने के लिए रीटा ने रक्षित का जीना हराम कर रखा था। बड़े घर के लिए जब उन्हें मॉर्गेज नहीं मिली तो उसने अपनी खींच इंदिरा के सामान पर उतारनी शुरू कर दी। जीवन भर की कमाई को जब रीटा कबाड़, कूड़ा करकट, प्योर शिट या जंक आदि नामों से पुकारती तो इंदिरा तड़प के रह जाती। इस कबाड़ को फेंकवा दे तो पिया का बिस्तर यहां आसानी से लगाया जा सकता है। चलो, बिस्तर ने सही, उसके कपड़े और खिलौने तो जरूर ही फिट किए जा सकते हैं। रीटा कहती, मेरे मरने के बाद तुम लोग इस कबाड़ को चाहे फेंकवा देना। जब से इंदिरा को ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, वह ऐसी ही उल्टी सीधी बातें करने लगी थी, और यह सोचकर कि माँ न जाने कितने दिन की मेहमान है, बेटा उनकी तरफदारी करने लगा था। फिर भी जब उन्हें लगने लगा कि इस कूड़े को अपने जीते जी ही बुहार दें तो अच्छा था। इंदिरा के इलाज में लगभग 10 महीने लग गए, और इस बीच पूरा परिवार अस्त व्यस्त हो गया। इस बीच रीटा ने कबाड़ की शिकायत करना लगभग बंद कर दिया था। वह जानती थी कि रक्षित ऐसे समय में उसकी एक नहीं सुनेगा। वह यह भी सोचती थी इंदिरा अब न जाने कितने दिन की मेहमान हो। हर बार जब वह कीमोथेरेपी करवा के लौटती, कई दिन तक उसकी तबीयत बहुत खराब रहती। उल्टियां रुकने का नाम ही नहीं लेती थी। पानी की कमी हो गई तो उसे अस्पताल में फिर भर्ती कर लिया जाता। उसके नैने करने के बावजूद उसके विग लगा दी गई थी, जो उसे बेहद नापसंद थी, जिसे वह केवल पीयूष और पिया के सामने ही पहनती थी ताकि उन्हें झटका न लगे। लंबे इलाज के चक्कर में अस्पताल के कई स्वयंसेवक इंदिरा के अच्छे मित्र बन गए थे। उनमें से अधिकतर ने अपना बुढ़ापा समाज सेवा में लगा रखा था। इंदिरा जब थोड़ी ठीक हुई तो वह भी उनके साथ कैंसर रिसर्च चैरिटी के काम में लग गई। पहली बार उन्होंने जाना कि बुढ़ापा अच्छी तरह से भी काटा जा सकता था। सरकार की सहायता से बूढ़ों के लिए अच्छा इंतजाम था। कभी टी डांसिंग में जाती तो कभी टी पार्टीज में। बिंगो का तो उन्हें ऐसा चस्का लगा था कि हर शाम को वह विक्टोरिया क्लब में बिंगो खेलने जाने लगी। अभी तक वह अपनी पेंशन घर या बच्चों पर खर्च कर देती थी, पर अब उन्हें घर में रहने की फुर्सत ही नहीं मिलती थी। रीटा को अब घर बाहर दोनों देखने होते और बच्चे भी पूरे समय उसी के सिर पर चढ़े रहते। वह अपनी खींच रक्षित पर ही उतारती। माँ को हो क्या गया है? जब देखो तब वो टी डांसिंग या टी पार्टीज में ही जा रही हैं। बिंगो से भी आते आते उन्हें रात हो जाती है आजकल। तो क्या तुम चाहती हो कि वह इस उम्र में भी बच्चों के साथ घर में बैठी रहें? पिया और पीयूष उन्हें कितना मिस करते हैं रीटा और क्या कहती। कम से कम उन्हें अब तो अपने ढंग से जीने दो। अभी इंदिरा पूरी तरह स्वस्थ नहीं हुई थी, न कि एक रेगुलर चेकअप के दौरान उनके स्तन में 2 गांठें और पाई गई। इस बार उसके 2 वादे किए। एक तो वह अब फिर से कैंसर का तकलीफ देह इलाज
नहीं करवाएगी। और दूसरा यह है कि अपने ट्रेजर को बेचकर जो भी धन मिलेगा वह कैंसर चैरिटी को दे देगी। रक्षित बेटे, ईबे पर मेरे इस कूड़े करकट को तू अब बेच ही दे, इंदिरा ने कहा। क्यों मां, तुम्हारा दिल इस जंक से भर गया है क्या? रक्षित उन्हें टाल देता कि जैसे उनकी मौत को टाल रहा हो। वैसे भी उसे समय ही कहां था। रीटा ने हाल ही में बड़ी कठिनाई से ईमेल्स करना तो सीख लिया था, पर वह कंप्यूटर से भी नहीं थी। अपने कबाड़ बेचने के लिए बहू बेटे से उसने कई बार कार बूट सेल्स में चलने को कहा, पर वे दोनों टाल गए। टाइम बर्बाद करने वाली बात है मॉम। जितने का ये सामान बिकेगा उससे ज्यादा तो हमें एक स्टॉल का किराया देना पड़ जाएगा, रीटा ने कहा। रीटा ने सोचा कि इससे पहले कि इंदिरा का मन बदल जाए, इस कूड़े करकट को बेचकर जो 2-4 पाउंड हाथ में आए वही ठीक थे। उसने अपने भाई रंजीत को इस कबाड़ के बारे में बता ही रखा था। दिस इज ऑल रबिश सिस, पर तुम जानती हो तो मैं कबाड़ी बाजार में पता लगाता हूं। रंजीत एक नजर में ही जान गया कि इस कबाड़ से 1000-2000 पाउंड खड़े किए जा सकते थे। इंदिरा उसके तिकड़मी और चलते पुर्जे भाई को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। सामान बेचकर वह पैसा खा जाएगा और ऊपर से एहसान अलग जताएगा। थैंक यू रीटा, मैंने अपनी फ्रेंड्स डोरिथी से कह दिया है कि मेरे इस जंक का ऑक्शन करवा दे। उसका पार्टनर चैनल 1 के लिए काम करता है, जिसमें दान किए गए सामान का ऑक्शन किया जाता है और ऑक्शन में मिले धन से कैंसर के पेशेंट्स की सहायता की जाती है। पर मॉम, रंजीत कल सामान लेने आ रहा है। सॉरी रीटा, रंजीत को प्लीज मना कर दो। आपने रक्षित से पूछ लिया है क्या? रीटा ने गुस्से में सोचा कि कहां तो वह उसके पीछे पड़ी थी कि इस जंक को फेंकवाओ, और अब जब उसने रंजीत को आने को कह दिया तो ये नखरे। रक्षित को क्या ऑब्जेक्शन हो सकता है? इंदिरा ने उसे 2 टूक जवाब दिया। ये गोरे आपको कुछ नहीं देने वाले, रीटा ने एक और गोटी फेंकी। मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो भी पैसा ऑक्शन में मिलेगा वो सब का सब सीधा चैरिटी में जाएगा। रीटा तिल मिलाकर रह गई। लगता है तुम्हारी मम्मी को टीवी का एक्टिंग करने का शौक चढ़ा है, रात को रीटा ने रक्षित से कहा। वाई एवर नॉट, तुम भी उस कार्यक्रम में भाग लेंगे, रक्षित ने मजाक में कहा। क्या? तुमसे तो किसी ने पूछा भी नहीं। मम ने उस प्रोग्राम के बारे में हमें बताया तो था, पर मुझे यह नहीं मालूम था कि उसमें वे लोग घर में शूटिंग करेंगे। अरे, तुम्हें अंडर द हैमर प्रोग्राम नहीं देखा क्या? मुझे टीवी देखने का कभी समय भी मिले तो। एनीवे, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारी इस शूटिंग पुटिंग में। अपनी अनभिज्ञता पर रीटा को और भी गुस्सा आया। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगे तुम उस दिन अपनी मम्मी के यहां चली जाना, रक्षित ने उसे टाल दिया। शूटिंग में 2 पूरे दिन लगे। मन ही मन इंदिरा और रक्षित सोच रहे थे कि रीटा अपने पीहर चली जाती तो अच्छा था, किंतु वह यह देखकर हैरान रह गई कि वह तो खुशी खुशी भाग दौड़ करती फिर रही थी। कभी क्रू को चाय पिलाती तो कभी खाना खिलाती, और साथ ही साथ वह इंदिरा का भी पूरा ध्यान रख रही थी। विदा के समय सभी ने एक आवाज से कहा कि बहू हो तो रीटा जैसी, और रीटा ने भी यह महसूस किया कि जिस सामान की उसने हमेशा निंदा की, इंदिरा के उसी कबाड़ को टीवी वाले इतना महत्व दे रहे थे। आखिर दिनों में डोरिथी, वेरा और मिस्टन ने इंदिरा को इस तरह से संभाल लिया कि रीटा और रक्षित को कोई परेशानी नहीं हुई। वे बारी बारी इंदिरा के पास रहते, उसे गीता और बाइबल पढ़ के सुनाते, संगीत सुनाते और गप्पे मारते। जब तकलीफ में होती तो इंदिरा की मसाज करते या बस उसे सीने से लगाए धीरज बंधाते। जिस दिन टीवी पर लाइव ऑक्शन था, इंदिरा बहुत तकलीफ में थी। रीटा और रक्षित को कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अकेले जाना पड़ा। डियर इंदिरा, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। योर डोनेशन ऑफ ऑलमोस्ट 200,000 pounds will go a long way to help our charity. Thank you so very much. God
ब्लेस यू इंदिरा रिसर्च के निर्देशक ने टीवी पर इंदिरा के यूनिक कलेक्शन के बारे में और भी बहुत कुछ बताया। यू डेविल इंदिरा, उनके मित्र खुशी में उन्हें चूम रहे थे। रीता और रक्षित को काटो तो खून नहीं, उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि इंदिरा के कबाड़ की इतनी कीमत होगी। वे भागे भागे घर पहुंचे। अपने घनिष्ठ मित्रों के बीच इंदिरा चैन से सो रही थी। मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण और संवेदनशील यह कहानी, आशा करता हूं आपको पसंद आई होगी। कबाड़ की भी कीमत होती है, फिर वह चाहे भौतिक कबाड़ हो या बुजुर्गों के रूप में मान लिया गया। बुजुर्ग हमारी संपत्ति हैं, हमारी विरासत हैं, उनका भी ध्यान रखें। दिव्या माथुर जी की यह कहानी 2 जनवरी 2011 की लिखी हुई है और अप्रकाशित कहानी है। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं यह कहानी मुझे कहानीमाला चैनल पर पढ़ने के लिए। आशा करता हूं आपको दिव्या माथुर की यह कहानी बहुत पसंद आई होगी। आगे हम फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। आप सभी को नमस्कार।